हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं और ये एक सीरीज़ रन की जा रही है वैस आईसीएस की तरफ से आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होने जा रहा है और आपके हेल्प के लिए कि आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से हो सके, उसका आउटपुट आपको अच्छा मिले, उसी में हमारी एक थोड़ी सी कोशिश है जिससे कि आप लास्ट ईयर के पेपर्स को, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर सके इन अ बेटर पोजीशन और आप समझ सके कि यूपीएससी जो है वो किस लेवल पे जाकर के लैंग्वेजेस के साथ खेलता है और आपको फंसाने की कोशिश करता है। उसी लैंग्वेज को, उसी क्वेश्चन को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग लास्ट ईयर के पेपर्स को हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन में ले रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में 2021 का पेपर हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया। आज के इस सीरीज में हम 2020 का जो पेपर हुआ था, 2020 का जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके साथ डिस्कशन में आ रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, इकोनॉमी के सेक्शन की। और क्वेश्चन पहला ये रहा कि जो गोल्ड ट्रेंच होता है, इट रिफर्स टू, नो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा है, जब मैंने 21 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो भी मैंने कहा था कि अगर आप एनसीईआरटी को बहुत थॉरोली और ईमानदारी से, ऑनेस्टली अगर आप पढ़ते हैं तो बिलीव मी, आप मैक्सिमम इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर ले जाए। उसी एनसीईआरटी से पूछा गया ये क्वेश्चन है कि गोल्ड ट्रेंच जो होता है, रिजर्व ट्रेंच, दैट रिफर्स टू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इट्स अ लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक, वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, a credit system a credit system granted by WTO to its members, a credit system granted by IMF to its members। ओके, तो आप देखिए ये जो गोल्ड ट्रेंच होता है, ये गोल्ड ट्रेंच बेसिकली एग्जामिनर पूछ रहा है ये इनमें से कहां पर यूज होता है, रिफर्स टू। ओके, तो गोल्ड ट्रेंच जो वर्ड है जो यूज होता है वो बेसिकली क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स। एक्चुअली में जब हम लोग फॉरेक्स पढ़ते हैं, विदेशी भंडार जब पढ़ते हैं, फॉरेक्स जब पढ़ते हैं, तो इस फॉरेक्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी, जिसमें ऑलमोस्ट 80% हमारा डॉलर आ जाता है। विदेशी मुद्राएं जो होती है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण डॉलर है। फिर आपका गोल्ड आता है। फिर आपका ये जो गोल्ड ट्रेंच होता है जिसको हम लोग रिजर्व ट्रेंच कहते हैं, जो IMF के पास रखा रहता है, ये आता है। ओके, और या आप ये कह लीजिए यही गोल्ड ट्रेंच यही हो जाता है, इसी सेम चीज़ है, या तो आप गोल्ड कह लीजिए या गोल्ड ट्रेंच कह लीजिए। तो ये जो गोल्ड ट्रेंच वर्ड है, जो रिजर्व ट्रेंच आप कह रहे हैं, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, ये गोल्ड ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच बेसिकली एक क्रेडिट सिस्टम है ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर कंट्री। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक इस क्वेश्चन में नहीं लग रहा है। अगर हमने फॉरेक्स पढ़ा है, अगर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक पढ़ा है, उसमें विदेशी भंडार, फॉरेक्स पढ़ा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन देखा तो उसमें कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स आता है, अगर हमने वहाँ पर पढ़ा है फॉरेक्स, या हमने IMF पढ़ा, तो होगा ही नहीं कि आप इस शब्द के आपको मायने या इस शब्द को आपने देखा नहीं होगा। तो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो यू विल कम अक्रॉस टू द वर्ड गोल्ड ट्रेंच। So the term gold trench refers to a credit system granted by IMF to its members। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if another global financial crisis happens in the near future, which of the following action or policies are most likely to give some immunity to India। ठीक है, मतलब कह रहे अगर आने वाले भविष्य में एक बार फिर कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो इनमें से वो कौन सी पॉलिसी होगी जो भारत को बचा ले जाएगी, इम्यूनिटी दे देगी टू इंडिया। पहला ऑप्शन कह रहे हैं नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, विदेशी उधारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता ना होना। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंकों के लिए अधिक से अधिक ओपन होना, मतलब ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स
फॉरेन बैंक्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ना, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसको हम फुल कन्वर्टेबल कर ले जाए, तो कैपिटल अकाउंट फुल कन्वर्टेबल हो जाए, फॉरेन बैंक्स की ओपनिंग अप ज़्यादा हो जाए, और नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। ओके, इसको एक बार हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं जिससे आपको कुछ टर्म्स जो हैं वो और अच्छे समझ में आ जाए। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से या कौन सी नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावनाओं के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान करेंगी? अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, और पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। ओके, अब यहां पर एक एक करके हम लोग समझते। देखिए, ये जो कैपिटल अकाउंट वाला जो टर्म है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला अपना टॉपिक देखते हैं, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक हम लोग जो पढ़ते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में गवर्नमेंट के दो तरह के अकाउंट्स आते हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इंडिया में, हमारे देश में, दिस करंट अकाउंट इज 100%, और यू कैन से इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेबल। तो करंट अकाउंट में 100% कन्वर्टेबिलिटी अलाउड है। कैपिटल अकाउंट में देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, तो हम लोग कहते हैं पार्शियली अलाउड है। मतलब इंडिया, वी डोंट हैव फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर भविष्य में कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो हमारे देश को निम्न में से क्या बचा ले जाएगा। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि अगर भविष्य में फिर से कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो भारत को निम्न में से कौन से वो स्टेप्स होंगे बचाएंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया में देखिए 100% करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फॉलो होती है, लेकिन कैपिटल अकाउंट पर अभी डिबेट है। कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो मानते हैं कि इंडिया को 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फॉलो करना चाहिए, और कुछ हैं जो इसके अगेंस्ट में। जो अगेंस्ट में है वो ग्लोबल रिस्क का ही बैकग्राउंड देते हैं, या वो ग्लोबल रिस्क का ही रीज़न देते हैं, जिसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बताते हैं ईस्ट एशियन क्राइसिस का। ये जो ईस्ट एशियन संकट आया था, क्राइसिस आया था, ये भी एक प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस था, और ये उन देशों में आया था जहाँ पे 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी थी, स्पेशली आपके ईस्ट एशियन कंट्रीज में। तो अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और क्योंकि भारत में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे तो ये हमें बचा ले जाएगा, तो ये विकल्प अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से, इसी इशू की वजह से अभी तक हमारे देश में 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फॉलो नहीं हुई है। तो थर्ड वाला ऑप्शन अपने आप में गलत होगा। अगर देखिए थर्ड गलत है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब या तो आपका आंसर ए होगा या तो आपका आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं, सेकेंड वाले ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, ये भी नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप फॉरेन बैंक्स पर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, फॉरेन बैंक्स पर ज़्यादा डिपेंड होंगे, जितना ज़्यादा फॉरेन बैंक्स पर डिपेंड होंगे उतना ही आपके देश पर रिस्क बढ़ता चलेगा। तो जब फॉरेन बैंक्स पर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो रही है और रिस्क बढ़ता चलेगा तो ये भी आपको बचा नहीं पाएगा। तो देखिए सेकेंड विकल्प भी ऑप्शन नहीं होगा सही। तो यहाँ पर अब ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? ओनली वन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? नॉट डिपेंडिंग ऑन अ शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If you withdraw 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be to reduce it by 1 lakh, to increase it by 1 lakh, to increase it by more than 1 lakh, to leave it unchanged। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपका एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज मनी सप्लाई। ये उसी मनी सप्लाई टॉपिक से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं है, बस हल्का सा अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर ले जाएंगे। देखिए कह रहे इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट। ओके, तो बैंकिंग टर्म में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो नेट डिमांड में दो तरह के अकाउंट्स आते हैं, वन इज करंट अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज सेविंग अकाउंट। और जो ये टाइम लायबिलिटी होती है इसमें आता है रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट या फिक्स्ड अकाउंट।
अब जो ये डिमांड डिपॉजिट है, ये जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है, ये बेसिकली हमारी डिमांड पर डिपेंड करता है। जब हमें ज़रूरत होती है हम पैसा यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। और ये रिकरिंग अकाउंट और जो ये फिक्स डिपॉजिट होता है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पर डिपेंड करता है। ओके, क्वेश्चन यहाँ डिमांड डिपॉजिट से आया है कि अगर इस डिमांड डिपॉजिट से अपने अकाउंट से अगर हमने 1,00,000 रुपए निकाल लिए तो ये एग्रीगेट मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट डालेगा? क्या ये 1,00,000 रुपए को कम कर देगा बाजार से? क्या ये बाजार में 1,00,000 रुपए बढ़ा देगा? क्या ये 1,00,000 से ज़्यादा बाजार में बढ़ाएगा और या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो द राइट आंसर इज कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप अपने अकाउंट से 1,00,000 रुपए को विड्रॉ कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, निकाल के इसको आप अपने पास रख ले रहे हैं, अपने घर में रख ले रहे हैं, तो मार्केट में तरलता, मार्केट में मनी सप्लाई अनचेंज रहेगी। हाँ, अगर आप इसको बाजार में ले आते, इसको आप खर्च करते, तो जरूर इसका प्रभाव बाजार में मनी सप्लाई पर पड़ता। यहाँ एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर आपने विड्रॉ कर ली 1,00,000 रुपया, तो मनी सप्लाई के ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो मैक्सिमम लोगों ने तो इसमें 1,00,000 रुपया बढ़ जाएगा यही क्वेश्चन आंसर माना होगा। यही कमीशन की खासियत, यही तो उसका आर्ट है कि वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज में फंसाता है। तो यहाँ पर जो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी कभी कभी बड़ा ट्विस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में बहुत पेशेंटली, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ते हुए हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि इट विल टू लीव इट अनचेंज्ड, कोई परिवर्तन नहीं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू एफडीआई ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। यही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एफडीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए, एफडीआई टॉपिक से आया है और पूछ रहे हैं विथ रेफरेंस टू एफडीआई इन इंडिया, उसमें कौन सा कैरेक्टर होता है? इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स essentially in the listed company. It is largely a non-debt creating capital flow. It is the investment which involves debt services. It is the investment made by foreign institutional investors in the government securities. Okay, FDI के बारे में क्वेश्चन है तो आपको पता है कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये कंट्रीज़ की इकोनॉमी में एक तरीके का इन्वेस्टमेंट पार्ट होता है। और जनरली हम लोग जब इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं तो हम अरविंद मायाराम कमेटी में क्या रिकमेंडेशंस रही थी उन सब चीज़ों को देखते हैं। उतना डिटेल में आपको अभी फ़िलहाल नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक जनरली जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको हम दे देते हैं कि एक FDI होता है और एक FII होता है या FPI होता है। दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है FDI के बारे में, ठीक, कि FDI का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा। देखिए, FDI एक निवेश है, यहाँ तक तो सही है। थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट से, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कैपिटल मार्केट की ये बात कर रहा है, और कैपिटल मार्केट का मतलब है शेयर मार्केट। क्लियर? तो शेयर बाजार में जब कोई अमाउंट आता है या कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो FDI नहीं होता, FII होता है या FPI होता है। तो अपने आप में ही ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? दूसरा, अगर आप यहाँ पर एसेंशियली देखेंगे, एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी, तो एसेंशियली वर्ड से भी ये क्वेश्चन अपने आप में गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाएगा। तो इट इज द इन्वेस्टमेंट, ये तो ठीक है, लेकिन थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ये गलत है। ओके, तो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। कैपिटल मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो वो FPI और FII होता है, नॉट FDI। तो ये गलत हो गया। दूसरा, ये इट इज द डेप्ट, इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इन्वॉल्व्स डेप्ट सर्विसेज, ये भी नहीं। इट इज द इंस्ट्रूमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉट एट ऑल, ये भी नहीं। तो अपने आप क्या सही ऑप्शन हो गया? दैट इट इज लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। नॉन डेप्ट, FDI क्या होता है? नॉन डेप्ट होता है, मतलब हम कोई उधार नहीं ले रहे, ये नॉन डेप्ट है, लेकिन कैपिटल फ्लो बढ़ता है या कैपिटल फ्लो क्रिएट होता है। आपके देश में इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट। तो इट इज द नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे। विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट,
Which of the following statement is or are correct? India's merchandise exports are less than its merchandise import. India's import of iron and steel, chemical, fertilizer and machinery have decreased in recent years. India's export of services are more than its import of services. And India suffers from an overall trade और करंट अकाउंट डेफिसिट. बहुत सिंपल है. अब आप देखिए, अगर आपने एक्सटर्नल सेक्टर आप पढ़ेंगे जब, या आप जब फॉरेन ट्रेड पढ़ते हैं, तो हम उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट को पढ़ते हैं. अगर आप इसमें मान लीजिए फर्स्ट थ्री ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है, अगर आप इसमें फोर्थ ऑप्शन से भी अपने आंसर को सॉल्व करना चाहेंगे बहुत ईजिली. भारत करंट अकाउंट डेफिसिट को सफर कर रहा है, ये फैक्ट है. इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में ट्विन डेफिसिट पाया जाता है, एक फिस्कल डेफिसिट और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट. नाउ दिस फिस्कल डेफिसिट इज रिलेटेड टू योर बजट एंड दिस करंट अकाउंट डेफिसिट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल. तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ही है कि हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके करंट अकाउंट में हमें डेफिसिट होता है. इसका मतलब हो गया कि हमारे देश में करंट अकाउंट में पैसे का आना कम है, लेकिन यहाँ से पैसे का जाना ज़्यादा हो रहा है. तो पैसा जाता, आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है. किस अकाउंट में? करंट अकाउंट में. तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम होता है और हमारा इंपोर्ट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है. तो देखिए फोर्थ ऑप्शन तो सही है, दैट इंडिया सफर्स एन ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट. अगर चौथा सही है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा. ठीक. अब देखिए थर्ड वाले पे आइए. इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन द रीसेंट ईयर्स, और इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स मर्केंडाइज इंपोर्ट. तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लेस है देन इट्स इंपोर्ट. मतलब ये कि पहला वाला विकल्प तो बिल्कुल ठीक है. अब पहला वाला विकल्प अगर सही और चौथा विकल्प सही है तो आप देखिए आपको आंसर अपने आप या दैट इज यू. तो बहुत मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप एलिमिनेशन राउंड थोड़ा बहुत लगा ले रहे हैं, अगर आप थोड़ा बहुत चीज़ों को ऐड ऑन कर ले रहे हैं, हिट कर ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आप बहुत मिनिमम टाइम में सॉल्व कर ले जाएंगे, जिससे कि आप ये श्योर कर सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स जो वो 110% आप क्वालिफाई करने जाए. क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम फाउंड इन न्यूज रिफर्स टू अ ग्रेड ऑफ. बहुत देखिए बहुत चर्चा में बना हुआ था ये, अभी फिलहाल भी 2022 में भी बहुत चर्चा में था वेस्ट टेक्सास कच्चे तेलों के दाम के बढ़ने की वजह से. तो ये जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है या इंटरमीडिएट है, ये जो अक्सर हमें टर्म न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिलता है, ये बेसिकली क्रूड ऑयल से रिलेटेड. ठीक है. तो द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम फाउंड इन न्यूज रिफर टू अ ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल. ओके. तो सी देखिए इंटरनेशनल लेवल पर जब हम बात करते हैं कच्चे तेल, इसके दो बेंचमार्क्स होते हैं. एक बेंचमार्क होता है वेस्ट टेक्सास और दूसरा बेंचमार्क होता है ब्रंट क्रूड ऑयल. ओके. ये दोनों जो टाइप्स हैं ये दोनों क्रूड ऑयल के बेंचमार्क, ठीक, इंटरनेशनल लेवल पर. ये जो वेस्ट टेक्सास होता है ये बेसिकली उसके लिए यूज होता है, उस क्रूड ऑयल के लिए यूज होता है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अमेरिका और नियर बाय अमेरिका. ओके. ये उसके लिए यूज होता है वेस्ट टेक्सास. और जो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है ये बेसिकली ओपेक कंट्रीज इसको यूज करती है. जो ओपेक कंट्रीज के ऑयल प्राइसेस होते हैं वो बेसिकली ब्रेंट क्रूड ऑयल पर बेस्ड होते हैं. तो जो वेस्ट टेक्सास है ये क्रूड ऑयल का एक बेंचमार्क. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? क्रूड ऑयल. तो सिंपल, न्यूज़पेपर वगैरह में खूब चलता रहता है वेस्ट टेक्सास वेस्ट. आई होप समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? हाउसिंग लोन ओन्ड बाय हाउस होल्ड्स,
अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड एंड ट्रेजरी बिल। देखिए नॉन फाइनेंशियल डेप्ट है ये, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट। ठीक, पूछ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में क्या क्या नॉन फाइनेंशियल डेप्ट में आएगा। तो नॉन फाइनेंशियल डेप्ट में क्या क्या आएगा, क्या दिया, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है वो, और आपका ट्रेजरी बिल। ये जो तीनों एरियाज है, तीनों नॉन फाइनेंशियल डेप्ट में। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज योर 1, 2 एंड ओके। हाउसिंग लोन ओन्ड बाय हाउस होल्ड भी आता है, क्रेडिट कार्ड का अमाउंट आउटस्टैंडिंग भी आता है, और ट्रेजरी बिल भी आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली WTO। कह रहे हैं विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। Quantitative restrictions on imports by foreign investors are prohibited. They apply to invest measures related to trade in both goods and services, and they are not concerned with the regulation of foreign investment. बहुत सिंपल सा। WTO में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स पढ़े जाते हैं, जिसमें एक कॉमन एग्रीमेंट है ट्रिम्स का, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। एक हम लोग पढ़ते हैं ट्रिप्स का, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये ट्रिम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है, ये जो ट्रिम्स होता है ये बेसिकली वस्तुओं से ही संबंधित होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऑप्शन वाइज। अब देखिए सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, रॉन्ग, नॉट इन सर्विसेज, ओनली रिलेटेड टू गुड्स। तो अगर बी वाला ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये गलत है, अगर देखिए ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो अपने आप आंसर मिल गया, दैट इज 1। क्लियर हुआ? तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ये जो ट्रिम्स होता है भैया दैट इज नॉट रिलेटेड टू कंट्रोलिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ट्रिम्स जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट नहीं करता, और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। तो 1 and 3 are correct, second is wrong. It is related only with goods. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, if RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? Would it not do? क्या नहीं करेगा? Okay, cut and optimize the SLR, increase the marginal standing facility rate MSF, cut down the bank rate and repo rate. Okay, देखिए ये जो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट होता है। हम लोग जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, चीप और डियर, या एक्सपेंशनिस्ट और कॉन्ट्रैक्शनिस्ट मॉनेटरी। ओके, अभी यहाँ पे पूछ रहा है एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अगर आरबीआई अपनाएगी तो इसमें से क्या नहीं करेगी। तो पहले समझिए एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है हम बाजार में तरलता बढ़ाना, मंदी का दौर होगा, रिसेशन का दौर होगा और कम होगी, तो हम बाजार में अधिक तरलता लाना चाहिए। अधिक तरलता लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को कट करता है। कट करेगा, से बढ़ाएगा नहीं। यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं करेगा, तो क्या नहीं करेगा, रेट्स बढ़ाएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए इट विल कट एंड ऑप्टिमाइज दी SLR। तो SLR को अगर वो कट कर देगा तो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हमें लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कट करेगा, तो ये तो ठीक है भाई, कट कर देगा। बैंक रेट और रेपो रेट भी कट कर देगा, ये भी सही है। लेकिन क्या वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ा देगा? नहीं, इट विल नॉट इंक्रीज। यहाँ सही आंसर क्या हो गया? अब देखिए अगर MSF को वो बढ़ा दे, MSF रेट को वो बढ़ा देता है, तो लोन लेना RBI से महंगा हो जाएगा बैंकों को। क्योंकि MSF क्या होते हैं, जब बैंक इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, SLR मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ओवरनाइट RBI से लोनिंग ले लेते हैं। उसी को हम लोग MSF कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। अब ये जो MSF होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो मान लेते सपोज करिए अभी ये 3% चल रहा है, इसको हमने 4% बढ़ा दिया, तो बैंकों को RBI से लोन महंगा मिलेगा।
और जब बैंक लोन महंगा पाएगा तो वो ग्राहक को लोन महंगा देगा। जब ग्राहक को लोन महंगा मिलेगा तो बाजार में तरलता कम जाएगी, तो एक्सपेंशन तो हुई ही नहीं, इसीलिए एमएसएफ का रेट बढ़ेगा नहीं। क्लियर है? पूछ रहा क्या नहीं करेगा आरबीआई, तो पहला और तीसरा तो करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो मतलब सही आंसर क्या हो गया? ओनली 2। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Now with reference to Indian economy after the 1991 economic liberalization, consider the following statements. पहला, worker productivity increased in urban areas while it decreased in rural areas. The percentage share in rural areas in the workforce steadily increased. In rural areas, the growth in the non-farm economy increased. The growth rate in rural employment decreased. 1991 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मतलब जब हमने एलपीजी का मॉडल फॉलो किया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में, सेशन में, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एलपीजी के बाद ये बात सच है कि रूरल एरियाज में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ बढ़ी, क्योंकि जब एलपीजी आया और इकनॉमी हमारी ओपन हुई, तो आप देखेंगे जो फार्मिंग एरियाज था वहाँ से लोगों का माइग्रेशन हुआ टूवर्ड्स नॉन फार्म एक्टिविटी। मतलब देशों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह थोड़ी बहुत बढ़ने लग गई, प्राइवेट सेक्टर ग्रो करने लग गया, तो लोग खेती किसानी छोड़ के जॉब की तरफ मूव कर गए या थोड़ा और अपना कोई और काम शुरू करने लगे। तो ये बात सच है, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा हुआ था। और द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो डिक्रीज, कि जो ग्रामीण रोजगार दर थी वो उसमें गिरावट दर्ज हुई। मतलब देश के अंदर नौकरियां उस लेवल से नहीं निकली जिस लेवल से एक्सपेक्टेड थी आफ्टर दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 और 4 हो जाए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर। District Central Cooperative Bank deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and RRBs. One of the most important functions of District Central Cooperative Bank is to funds to primary agriculture credit society. Okay, ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो होती हैं वो शेड्यूल्ड बैंक्स और आरआरबी से कहीं ज़्यादा क्रेडिट देती हैं। क्लियर? ये बात अपने आप गलत है। इतना लोन एग्रीकल्चर को शेड्यूल्ड बैंक्स देंगे उतना कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये अपने आप में गलत हो। अब देखिए, अगर पहला गलत है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। सही आंसर क्या हो गया? ओनली 2। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? क्लियर यहाँ? चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि सरकार जो है वो कृषि में निवेश करे। फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय द बैंकिंग सिस्टम, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट। ओके, अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर में हम इनमें से क्या क्या पब्लिक इन्वेस्टमेंट मानेंगे। जब सरकार किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दे रही है, जैसे मेगा फूड पार्क बना रही है अगर, तो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो 6 तो सही है। अब अगर 6 सही है तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। अब या तो क्वेश्चन ये होगा आंसर इसका सही, या तो आंसर इसका ये सही होगा। अब देखते हैं। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय बैंकिंग सिस्टम, अगर बैंक के किसानों का कर्जा माफ कर देती है तो वो कहीं से भी पब्लिक निवेश नहीं हो रहा। क्लियर? वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। पांचवा वाला विकल्प जो है ये गलत हो गया। अब फिफ्थ अगर गलत हो गया तब देखिए डी अपने आप गलत हो गया, राइट आंसर। तो आपने देखा कि मिनिमम टाइम में आप कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा रहे हैं, वर्ड को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं, अगर उसको इंटरलिंक कर ले जा रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप इकोनॉमिक सॉल्व कर ले जाए। इसी के प्रैक्टिस के लिए ये सेशन हम लोगों ने कि आपको आने वाले एग्जाम क्वेश्चन को है
कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और आप बहुत आसानी को सॉल्व कर लें। उसी के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया? पूछ रहे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या हो? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। बिल्कुल सही है, ये रिस्क बताएगा फर्म का जिसको बैंक लोन देने जा रहा। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमरजेंसी रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन। बिल्कुल सही, यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया? 1 एंड 2। एक और दो जो है ये सही विकल्प हो गया का। यहाँ बिल्कुल ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म एंड इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइसेस ऑफ राइस इन इंडिया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं इनमें से कौन से कारण हैं जो देश के अंदर चावल के जो दाम बढ़ रहे हैं उनके पीछे जिम्मेदार है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक फिलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज, सभी। तो जो प्राइसेस ऑफ राइस इफेक्ट होंगे, प्राइसेस जो राइस के जो इफेक्ट होंगे उनके पीछे ये सभी कारण जिम्मेदार होते हैं। जो सरकार एमएसपी देती है, जो गवर्नमेंट व्यापार करती है, जो गवर्नमेंट स्टॉक होल्डिंग कर लेती है और जो कंज्यूमर को सब्सिडी वगैरह दी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? डी इज द करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, consider the following statements. The value of Indo-Sri Lanka trade has consistently increased in the last decade. Textile and textile articles constitute an important items of India and Bangladesh. In the last 5 years, Nepal has been largest trading partner in South Asia. गलत है। अगर आप इंडिया एयरबुक देखेंगे और उसका आप फॉरेन ट्रेड पढ़ते हैं अगर आप, तो आप देखेंगे कि वहाँ के उस चैप्टर में, फॉरेन ट्रेड के चैप्टर में आपको साफ साफ दिखेगा कि नेपाल साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं, बांग्लादेश द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। हमारा जो साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो बेसिकली बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद नेपाल आता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये गलत है। अब थर्ड ऑप्शन अगर गलत है तो ये होना नहीं, ये होना नहीं। ओके, अब आइए जरा, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड में इंडो श्रीलंका का जो ट्रेड है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हुआ है बल्कि डिक्रीज। तो पहला वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आप देखेंगे पहला वाला ऑप्शन गलत है अगर, तो यहाँ पर ये होना नहीं है, फर्स्ट और टू भी नहीं होना, तो राइट आंसर क्या हो गया? टू। यहाँ ये बात सही है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है वो टेक्सटाइल का होता है, कॉटन वगैरह। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो केवल। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? आपको पता होगा कि हमारे देश में किसान क्रेडिट कार्ड चलता है, इसका पर्पस होता है किसानों को बैंकों के थ्रू बेसिकली लोन दिलाना या क्रेडिट दिलाना। किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, देने के लिए ये योजना की गई थी। आज भी ये योजना चलती है। पूछ रहे हैं इसी किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट जो दिया जाता है फार्मर्स को, वो किसके लिए दिया जाता है? वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउसहोल्ड्स, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। तो किसान क्रेडिट कार्ड से जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलता है उसमें पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस शामिल होते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब अगर फोर्थ वाला ऑप्शन सही है तो आप देखिए फर्स्ट नहीं होगा, या तो आंसर आपका बी होगा, या तो आंसर आपका सी होगा, या तो आंसर आपका डी होगा। क्लियर यहाँ तक? आप समझ रहे हैं? फोर्थ तो सही है आपका, तो फोर्थ जब सही है तो फर्स्ट तो होना नहीं। अब या तो ये सही है, या तो ये सही है, या तो ये सही। अब और आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो हमें सपोर्ट मिलता है वो किस किस पर्पस के लिए मिलता है? तो वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक्स, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउसहोल्ड,
पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, जो कि सही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो हमें मिलता है लोन, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, फार्म एसेट्स के लिए मिलता है हमको, बात सही है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, ये भी ठीक है। ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए नहीं मिलता, और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के लिए नहीं मिलता। तो 1, 3 और 4, इसका मतलब है कि राइट आंसर क्या हो गया? ये जो बी हमारा है, दिस इज दी राइट आंसर। किसान क्रेडिट कार्ड जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्कीम थी ये, और आज भी चलती है, जो बेसिकली 1998 में शुरू की गई थी, जिसमें बेसिकली किसानों को क्रेडिट देने के लिए था। इसके तहत जो लोन या क्रेडिट दिलाया जाता है वो बेसिकली आपके जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी लोन दे सकते हैं, आरआरबीज जो होती हैं वो भी लोन देते हैं, जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं या जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो भी लोन देते हैं। ये सारे बैंक जो हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the weightage of food in consumer price index is higher than that in WPI. The WPI does not capture change in prices of services which CPI does. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. ठीक, ये जो क्वेश्चन आया ये बेसिकली इन्फ्लेशन टॉपिक से है, उसके मेजरमेंट से। जब इंडिया में इन्फ्लेशन रेट को मेजर किया जाता है तो दो तरह के स्केल हैं, WPI और CPI। ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब हम इन्फ्लेशन को प्रोड्यूसर्स की आइडियोलॉजी या प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैलकुलेट करते हैं, होलसेल रेट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जब हम इसको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं तो ये CPI कहलाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब होता क्या है, इसमें कुछ गुड्स के पास कुछ गुड्स आइटम्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, एक बास्केट बना दिया जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। अब इन बास्केट में जो वस्तुएं होती हैं उनके रेट्स के हम फ्लक्चुएशन को मेजर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? WPI में जो WPI होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ वस्तुएं आती हैं, ओनली गुड्स। जो CPI होता है इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं। अब देखिए सेकंड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। बिल्कुल सही, 10% सही है। WPI में सर्विस नहीं होती, CPI में होता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब सेकंड ऑप्शन सही है अगर, तो केवल 3 नहीं होगा, ठीक है, या तो ऑप्शन 1 और 2 है, या ऑप्शन 2 है, या ऑप्शन 1, 2, 3, लेकिन अब 3 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन या तो A सही होगा या तो B सही होगा। अब देखिए द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सही है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है इसमें जो फूड का वेटेज है वो कम है। जो CPI है इसमें फूड का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये सही हो गया, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट और 2 मिला, तो फर्स्ट 2 मिला तो 1 और 2 अपने आप में सही हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज अ की मेजर टू इन्फ्लेशन, नाउ इट इज CPI। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों को पढ़ते हुए में आंसर देना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In the case of all cereals, pulses, and oil seeds, the procurement at minimum support price is unlimited in any state, union territory of India. This is the first statement. Second is, in the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state or UT at a level to which the market price will never rise. Okay. पहला कथन कह रहा है कि सेरल्स में, पल्सेस में और ऑयल सीड्स में जो MSP होती है स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में, वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड हो सकती है। ये पहले स्टेटमेंट का कीवर्ड है। दूसरे का कह रहा है, इन द केस ऑफ सेरल्स, पल्सेस, द MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट और UT एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। मतलब
इतनी एमएसपी बोली जाती है या इतनी एमएसपी दी जाती है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जो मार्केट प्राइस जो होती है वो वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती, उस प्राइस तक एमएसपी दी जाती है। ओके, तो इन दोनों कथनों को पढ़ते हुए हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला वाला जो विकल्प है कि एमएसपी जो होती है इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज फार एज सेरेल्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स आर कंसर्न दिस इज अनलिमिटेड, ये गलत है। ओके, इट्स नॉट करेक्ट। और दूसरा कह रहा है इन द केस ऑफ सेरेल्स एंड पल्सेस एमएसपी इज फिक्स्ड एट एनी स्टेट और यूटी एट अ लेवल एट विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, ये भी गलत है। एमएसपी की जब घोषणा की जाती है तो एमएसपी की घोषणा हमेशा फसल लगाते समय सरकार को करनी पड़ती है जब सोइंग हो रही होती है, और मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमएसपी की घोषणा आपको पहले कर देनी होती है। और अगर मार्केट प्राइस मान लेते सपोज करो कभी एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, अब एग्रीकल्चर अच्छा हो गया इसका मतलब है मार्केट में सप्लाई जो होगी वो ज्यादा आ गई। अब सप्लाई के ज्यादा आने से मार्केट प्राइस कम हो जाती है, गिर जाती है, बट दैट डजंट मीन कि आप एमएसपी भी कम कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब एमएसपी की घोषणा हो चुकी है तो मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन होगा, नाइदर वन इज करेक्ट नॉट टू इज करेक्ट, ना पहला विकल्प सही है और ना ही दूसरा विकल्प सही। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ओके, पहला विकल्प। दूसरा कह रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट is a long-term instrument issued by Reserve Bank of India to a corporation. Third is call money is a short-term finance used for inter-bank transaction. And fourth is zero coupon bonds are the interest-bearing short-term bonds issued by the scheduled commercial banks to corporation. Okay, अब देखिए जब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस करते हैं टॉपिक में, तो इस फाइनेंशियल मार्केट के दो ब्रेकअप्स होते हैं। एक होता है आपका मनी मार्केट और एक होता है आपका दैट इज द कैपिटल मार्केट। ओके, एक होगा मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। नाउ दिस मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म, याद रखिएगा हमेशा, एंड दिस कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म्स। अब इस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या होता है, इस मनी मार्केट कैपिटल मार्केट बेसिकली हम लोग बाजार से पैसा, मार्केट से जो मनी होती है उसको जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मनी मार्केट में कुछ टूल्स यूज होते हैं जस्ट टू जनरेट द मनी फ्रॉम द मार्केट, जैसे उधार नहीं लेते हैं ऐसे ही। और कैपिटल मार्केट में भी ऐसे कुछ टूल्स होते हैं। जैसे कैपिटल मार्केट में जो टूल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बॉन्ड्स हो गए सबसे कॉमन, और मनी मार्केट में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया आपका, टी बिल्स हो गया आपका, और प्लस आपका कॉल मनी हो गया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये मनी मार्केट में यूज होते हैं, और देखिए शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक, पहले बात तो यही हो गई। अब यहीं से आप इसको देखिए, कह रहे कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, बिल्कुल सही है कि कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जिसके बिहाफ पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो मार्केट से पैसा जनरेट करती हैं। तो कमर्शियल पेपर, वाणिज्य पत्र जो होता है, दीज आर इशूड बाय कमर्शियल कॉर्पोरेशंस और बाय एनी कंपनी, जिससे वो मार्केट से पैसा जनरेट करती है। तो कमर्शियल पेपर क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है क्योंकि मनी मार्केट का पार्ट होता है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। तो पहला विकल्प सही हो गया। अब जब पहला सही है तो या तो आपका ए सही होगा या तो आपका सी सही होगा। अब देखिए बी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता। ठीक, तो फर्स्ट इज करेक्ट। आइए अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे आइए। नाउ सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। देखिए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट अपने आप में ही गलत हो गया, क्योंकि सीडीज जो होती हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये शॉर्ट टर्म होती हैं, एंड दे आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कॉर्पोरेशन। गलत, सीडीज आर ऑलवेज इशूड बाय एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। अब जब सेकंड गलत हो गया तो फर्स्ट नहीं होगा। ठीक, और डी तो अपने आप ही गलत हो गया था क्योंकि आपका
फोर्थ नहीं हो रहा था, तो राइट आंसर क्या निकल आया, सी निकल आया, दैट इज 1 एंड 3। तो मिनिमम टाइम में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, ये सही है। ये जो कॉल मनी मार्केट होती है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा लेंड कर सकता है, बोरो कर सकता है, तो दैट इज नोन एज कॉल मनी मार्केट। और ये एक शॉर्ट टर्म होती है, बिल्कुल ठीक है। Now the zero coupon bonds are interest bearing short term bond। देखिए अब शॉर्ट टर्म बॉन्ड लिख दिया, अब मैंने आपको बताया ना बॉन्ड क्या है, कैपिटल मार्केट का पार्ट है और वो लॉन्ग टर्म होता है, तो यहाँ शॉर्ट टर्म है इसलिए गलत हो गया। दूसरा इसमें लिखा हुआ है दैट जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड, गलत। अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे आपका ये कोई बॉन्ड है, अगर ये कूपन बॉन्ड होगा तो यहाँ इसके नीचे ऐसे कूपन लगे रहते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं सपोज करिए इसकी मैच्योरिटी 6 साल की है जैसे, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कूपन्स विल बी देयर, और हर एक कूपन को आप डिपॉजिट करेंगे तो यू विल अर्न सम मनी, वो आपको इंटरेस्ट पार्ट में मिलता चलेगा। अगर ये जीरो कूपन है तो ये कूपन नहीं होते, जीरो कूपन बॉन्ड में कूपन्स नहीं होते, तो जब कूपन नहीं होते तो दे आर नॉट इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स। ओके, अब यहाँ कह रहे हैं जीरो कूपन बॉन्ड आर इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड, तो ये अपने आप में गलत हो गया, तो फोर्थ भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, 1 एंड 3, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 1 एंड 3। So these all are the questions from your 2020 UPSC prelims examination। आगे हम लोग फिर एक सेशन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और 2019 के क्वेश्चंस को हम लोग पिकअप करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।